हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 1, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे। जो थ्योरी आपके टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इन जनरल एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जिस सिचुएशन के अंदर एक चार्ज पड़ा है Q स्पेस के अंदर कहीं पे। यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q। अगर मेरे को इस चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को पॉइंट R से पॉइंट P पे लेके आना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? बिकॉज हम लोगों को पता है कि दो सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये इसको रिपेल करेगा, इधर धक्का मारेगा। अगर इसके पास लेके आना है तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? R to P की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जो भी एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इसको लेकर के आएगा, उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन जो होता है यहाँ पे इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। अब अगर मैं मान लूं कि R पॉइंट पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले से थी, जिसको मैं UR नाम दे देता हूं, और P पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई UP। तो जब आप इनका डिफरेंस लोगे ना, UP माइनस UR, तो ये जो वर्क डन आप करते हो, कौन सा वर्क डन सर? इस चार्ज को R to P ले जाने के लिए उस वर्क डन के इक्वल आता है, उस वर्क डन के इक्वल आता है। इसका मतलब जो आपने वर्क डन किया वो किसकी फॉर्म में सेव हो गया? वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया। तो सर ये वर्क डन निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है F डॉट dr। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है। अब कहां से कहां तक का वर्क डन? पॉइंट R से पॉइंट P तक का। तो इसका इंटीग्रेट करोगे पॉइंट R से पॉइंट P, तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अब जो ये एक्सटर्नल एजेंट होगा, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो कि इधर लग रहा है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, इधर मूव कर जाएगा। आपको स्लोली स्लोली इसको लेके जाना है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस टाइम ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस वर्क डन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। खैर, तो ये जो वर्क डन आपने किया, किसके अगेंस्ट किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो किया, वही उस चार्ज के अंदर, कौन से चार्ज के अंदर? स्मॉल q चार्ज के अंदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया। कैसे? R पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, मान लो कि 50, और P पे जाके उसने वर्क डन किया 10 जूल मान लो, तो P पे जाके उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी अब 60 जूल हो जाएगी। तो जब आप डिफरेंस लोगे पॉइंट P की पोटेंशियल एनर्जी का और पॉइंट R की पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको वर्क डन के इक्वल मिलेगा। वही वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया है उस चार्ज को R से P तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यही सेम फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अच्छी सी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस की डेफिनेशन। क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी आर्बिट्री चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपने वर्क डन किया है, वो वर्क डन ये क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस के इक्वल होगा। ये सिंपल सी बात। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, रेफरेंस पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी जो है कहां पर भी जीरो मान सकते हैं, बट जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। ठीक है, कि कन्वीनियंस के लिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट पे क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। इनफाइनाइट पे जीरो मानते हैं। तो अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाया जाए, देखो R से लेके आ रहे थे, R to P लेके आ रहे थे, तो वर्क डन करना पड़ रहा था जो इक्वल आया था
यूपी माइनस यू आर के। अगर इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे तो जो वर्क डन आएगा इनफाइनाइट टू पी, ठीक है, वर्क डन आएगा इनफाइनाइट से पी तक लाने का, वो आएगा यूपी माइनस यू इनफाइनाइट। और हम लोग इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को मानते हैं जीरो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पी के बराबर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से एक डेफिनेशन बन गई किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। क्या डेफिनेशन बन गई कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखो यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज द वर्क डन by the external force in bringing the charge q from infinite to that point। उस पॉइंट पे लाने में, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है कहां से, इनफाइनाइट से, वो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है सर, हम किसी और जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, बट इन जनरल इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एनर्जी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी है तो एसआई यूनिट जूल हो जाएगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी m1l2t-2 हो जाएगा। ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें अपने को याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अभी हम एक चार्ज को लेके आए थे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक या फिर किसी दूसरे पॉइंट आर से किसी पॉइंट पी तक, उसके अंदर हम क्यू चार्ज को लेके आ रहे थे। मान लो कि उस क्यू चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 जूल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट या फिर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आऊंगा, तो जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा वो डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में, वो डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, आर से पी तक ले जाने में, आर से पी तक ले जाने में जो वर्क डन करेगा वही क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल हो जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है नहीं, हमारे पास पहले जो हम लोगों ने क्यू चार्ज लिया वही है, उसको हम आर से पी पे ले जा रहे हैं, आर से पी पे ले जा रहे हैं, आर से पी पे ले जा रहे हैं, अपने को वर्क डन करना पड़ा WR2P, ठीक है ना, इस क्यू चार्ज को ले जाने में। ये किसके बराबर आया था, यूपी माइनस यू आर, पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर के बराबर आया था। अब ये क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन, क्यू चार्ज का वर्क डन ये है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन निकालना है, तो आप क्यू से डिवाइड कर दो, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो ये क्या बना, यूपी माइनस यू आर बाय क्यू, और यही क्या है, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है वही उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम वीपी माइनस वी आर को इस तरीके से लिख सकते हैं, यूपी माइनस यू आर बाय क्यू, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ने याद रखिए, काफी काम आने वाली है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वही जब आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट पे चला जाए, और इनफाइनाइट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो मानते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो मानते हैं, ठीक है। तो जब आप इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लेके आओगे, इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जब यूनिट चार्ज को लेके आओगे, ये मान लो कि इनफाइनाइट है और ये कोई पॉइंट पी है, यहां से यहां तक एक यूनिट चार्ज को जिसकी वैल्यू मान लो कि 1 कूलम है, ठीक है, इसको लेके आए तो आपको वर्क डन करना पड़ा V इनफाइनाइट टू P मान लो, तो यही वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, VP माइनस V इनफाइनाइट, ठीक है, और V इनफाइनाइट जीरो होता है तो ये VP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अब सर इसकी SI यूनिट क्या होती है, हाँ जी, इसकी SI यूनिट आपको पता होनी चाहिए। इसकी SI यूनिट होती है, देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मान लो कि यहाँ से क्यू चार्ज होता है, क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन W हो रहा है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना होगा, W बाई क्यू। तो ये एक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला भी होता है। ये इस फॉर्मूले के थ्रू आप जो है वो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की होती है कूलम। तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम आ गई आपकी पोटेंशियल की SI यूनिट। इसी तरीके से इसकी एक स्पेशल यूनिट होती है वोल्ट, ये भी आपको याद रखनी है, ये भी आपको
याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। कुल मिला के ये क्या है, वर्क डन है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर पॉइंट हमारा इनफाइनाइट हो जाता है तो डिफरेंस वर्ड हट जाता है, ठीक है। उसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा होता है। यूनिट चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और कोई फाइनाइट चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो अपने को पढ़नी है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वैसे इसका डेरिवेशन है, डेराइव कर सकते हैं हम इसको, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लो कि पॉइंट चार्ज Q है जिससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। अगर आपको यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल बताना हो, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आपको बताना हो तो उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू KQ बाय R। सर K क्या है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, हाँ जी सर ध्यान से देख लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो जो V है वो R पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, जैसे जैसे R बढ़ेगा हमारा V क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे V और R के बीच में एक ग्राफ भी आता है जिसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो ये ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके का आपका ग्राफ आता है। किस किस के बीच में, V और R के बीच में। ध्यान से देखो, जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और R कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रही है बात, यहाँ से ये समझ में आ रही है जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाते हो, जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। एक जगह है जहां पे बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, उस पूरी फील्ड के अंदर बीच में एक कोई पॉइंट मान लो कि P है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको क्या करना है, अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है और सबको सम कर देना, सब कर देना, ठीक है ना। कोई आपको वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। कैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखो बहुत सारे चार्ज है, n चार्ज रखे हुए हैं, है ना। नंबर वन चार्ज की यहाँ से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, r1p, ठीक है। इसी तरीके से Q2 की डिस्टेंस कितनी है, r2p, Q3 की डिस्टेंस कितनी है, r3p। इस तरीके से सबकी डिस्टेंस पता है और सबका चार्ज पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे KQ बाई R और K की वैल्यू डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे डालेंगे तो सबकी वजह से उस पॉइंट P पे क्या आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, और उन सबको बाद में क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे, उन सबको बाद में एड अप कर देंगे। तो हमारे सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे सर, देखो V1 क्या होगा, KQ1 बाय R1p, V2 क्या होगा, KQ2 बाय R2p, और V3 क्या होगा, KQ3 बाय R3p। इसी तरीके से चलते चलते n है तो n तक सिस्टम हमारा चला जाएगा और टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब K कॉमन ले लो और K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सर, इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा। मान लो कि आपको एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर की साइड 1 मीटर दे दी और यहाँ पे कुछ चार्ज रख दिए, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। और आपसे पूछ लिया कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे क्या बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, इन सबसे डिस्टेंस यहाँ से 1 मीटर है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा √2 मीटर, ठीक है, √2 मीटर। तो अब यहाँ पे पॉइंट P पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला, K इसकी वजह से Q1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1 प्लस इसकी वजह से 3 वाले की वजह से K इंटू 3, R कितना है 1, 2 वाले की वजह से K इंटू 2, R कितना है √2। तो हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा 3K 4K प्लस √2K। K कॉमन लें तो 4 प्लस √2। यहाँ पे अब आप K की वैल्यू डाल के परफेक्ट आंसर निकाल भी सकते हो, वो आगे कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज Q1 और Q2
ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रखे हो तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी सर? देखो बेटा, जब आप इन चार्ज को मान लो कि पकड़ के रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पकड़ के रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब इन चार्ज को छोड़ दोगे तो दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भागेंगे तो बेटा एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, वही कन्वर्ट हो के काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, तो जब वो किसी आर डिस्टेंस पे थे तो उनके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमें पता होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मान लो कि ये दो चार्ज हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे वो कितना है? V है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज Q है, तो U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू क्यू। सर कैसे? देखो, हम लोगों ने देखा था कि किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, और ये Q चार्ज को लाने में वर्क डन है, इस तरीके से डिफाइन होता है। और यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो कितना हो जाएगा? अगर Q चार्ज को लाने में वर्क डन हो रहा है, W इनफाइनाइट टू P हो रहा है, तो यूनिट चार्ज को लेने में वर्क डन कितना हो जाएगा? W इनफाइनाइट इंटू P बाई Q। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको U लिख सकते हो। देखो, तो VP इज इक्वल टू UP बाई Q। यहाँ से मैं U को क्या लिख सकता हूँ? VP इंटू Q। देखो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन है, याद रखना। इसी तरीके से यहाँ पे इसको यूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, इसकी वजह से ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या? KQ1 बाय R। अब ये चार्ज और यहाँ पे पोटेंशियल है V, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? V इंटू Q। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। तो V कितना है? KQ1 बाई R इंटू Q2। ठीक है, आंसर आया KQ1 Q2 बाई R। ये चीज आपको याद रखनी है, कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? KQ1 Q2 बाय R। याद रखना इस चीज को। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा आपने, -Gm1m2 डिवाइडेड बाय R, वैसा ही कुछ है। ठीक है, वैसा ही कुछ है। अब पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा अभी बहुत सारे चार्जेस की वजह से, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे चार्जेस की वजह से हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दो चार्ज हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, दो से ज्यादा चार्ज है तो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पूरे सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर तीन चार्ज है, Q1, Q2 और Q3, जिनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है आपको। तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, U12 नाम दे देता हूँ। इनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, U23 नाम दे देता हूँ। इनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, U13 नाम दे देता हूँ। तो जब आप इन सब पोटेंशियल एनर्जी को सम कर दोगे, ठीक है ना, इन सारी पोटेंशियल एनर्जी को जब आप जोड़ दोगे तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो दो के बीच में अपने को निकालना आता है, तो दो के बीच में निकाल के हम लोगों ने एड अप कर दिया, जैसे कि U12, U23 एंड U13। इन सबको ऐड करोगे तो आपको ये चीज मिलने वाली है, KQ1 Q2 बाई R²। K कॉमन आ जाएगा 1/4πε0, जिसे आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसे आपको लिखना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्यों? देखो, 1/4πε0 K कॉमन आ गया। जब आप 1 2 में जाओगे, Q1 Q2 दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसी तरह से 1 और 3 को देखोगे, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसी तरीके से 2 और 3 को देखोगे, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, टफ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है जब हमारे पास ऐसा सिस्टम दे दिया जाता है जिसके अंदर 4 चार्ज हो। कितने? 4 चार्ज हो हमारे पास, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है Q1 Q2 Q3 एंड Q4। इस केस में आपको हर एक चार्ज का क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे जो Q1 है वो सभी के साथ पेयर बना लेगा, Q2 के साथ, Q3 के साथ, Q4 के साथ। अब जो Q2 है वो Q1 के साथ पेयर नहीं बनाएगा, वो पहले बन चुका है। ठीक है, अब ये 3 और 4 के साथ बनाएगा, वैसे ही 3 जो है 4 के साथ पेयर बनाएगा। तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि 1 और 2 के बीच में होगी, U12 कैसे लिखोगे? 1/4πε0 कॉमन ले लिया, फिर दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से 1 और 3 दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। ऐसे करते 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 आप सभी का कॉम्बिनेशन बनाओ। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1 के साथ इनके 3 कॉम्बिनेशन, 2 के साथ 2 कॉम्बिनेशन, कितने हो गए? 5, और 3 के साथ सिर्फ नंबर 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1। तो 3 + 2 + 1 टोटल 6 टर्म्स आएगी। ध्यान से देखो, टोटल 6 टर्म्स है, तो इसे रटना नहीं है, इसे ध्यान से पेयर बना बना के इस फॉर्मूले को अपने को लिखना आना चाहिए। वैसे यहाँ भी ऐसी है, पेयरिंग हो रही है। देखो,
1 ने 2 के साथ कर ली, 3 के साथ कर ली, अब 2 वापिस 1 के साथ कर नहीं सकता तो 3 एक बचा। ऐसे पेयरिंग कर करके आपको फॉर्मूला ये लिखना आना चाहिए, इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, ठीक है। लिखना आएगा तभी आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड जो है 1 मीटर है। स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 मीटर है, और स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है वहां पे चार्ज रखे गए हैं। ए पे 2 कूलम का, बी पे 1 कूलम का, सी पे 2 कूलम का और डी पे 1 कूलम का चार्ज रखा गया है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे? पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ओ पे पोटेंशियल निकालने के लिए सिस्टम ऑफ चार्ज है, सीधा अलग अलग इंडिविजुअल की वजह से निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। ओ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से, बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से, सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से और डी पे जो चार्ज है उसकी वजह से, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इनकी डिस्टेंस अपने को पता होनी चाहिए। सारी डिस्टेंस कितनी होने वाली है? इक्वल होने वाली है। अब एक बार मैं एक डिस्टेंस निकाल लेता हूं, बाकी सभी वही सेम डिस्टेंस यूज करेंगे। तो ये 1 है, ये साइड 1 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये जो ओसी होगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2/2, यानी कि 1/√2। तो सभी के लिए जो आर होने वाला है वो सेम होने वाला है, यानी कि जो ओ सी, ओ ए है ना, ओ बी और ओ डी, ये सब के सब, इन सब की वैल्यू होने वाली है 1/√2। तो मेरे को ओ पे क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला KQ/R, के इंटू ए पे चार्ज कितना है 2 डिवाइडेड बाई आर कितना 1/√2। इसी तरीके से k इंटू 1 इंटू 1/√2, सी के लिए k इंटू 2 इंटू 1/√2 एंड इसके लिए k इंटू 1 इंटू 1/√2। ध्यान से देखो, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, √2 k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 + 1 + 2 + 1, क्या आया? 6√2k। k की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 54√2 इंटू 10⁻⁹, यूनिट लगाना ना बोले, वोल्ट या वोल्ट। देखो कौन सा ऑप्शन है? 54√2 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन जो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा सोल्व करने में, ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 सरफेस है, यहाँ पे 2 सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, मान लो कि इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस अगर dr है और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dv है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो लिखा जा सकता है -dv/dr। ये रिलेशन होता है, ये डेराइव भी कर सकते हैं। अभी इस रिलेशन को आपको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई की वैल्यू होती है -dv/dr, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वहां पे फॉर्मूला ये बन जाता है VA - VB इंटीग्रेशन ऑफ E dr A to B, इंटीग्रेशन E dr A to B। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने क्या आती है? यहां से इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, तो आप जब राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो उस डायरेक्शन में, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, आप जब पोटेंशियल चेक करोगे ना, तो जैसे जैसे आगे जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे जो ये माइनस साइन है यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे वो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता रहेगा, जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता रहेगा। और अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है किसका, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, मतलब यही बात कर रहा है dv/dr। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं किसका सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बात समझ में आ रही है? ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला -dv/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पता है आपको, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए। कैसे? इंटीग्रेशन E.dr लिमिट A to B। आंसर क्या मिलेगा? VA - VB, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या फिर
जितने भी सिस्टम ऑफ चार्ज है उनकी वजह से जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा उन सारे पॉइंट पे। जब हम इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं तो एक हमारे सामने एक सरफेस बनती है। उस सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, उन सारे पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको सेम मिलने वाला है। तो उसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी सरफेस को बोला जाता है, ठीक है। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ऐसे के क्यू बाई आर, ठीक है, हमें पता भी है के क्यू बाई आर हम लिख सकते हैं। अब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होती है वो होती है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं, ठीक है। उन स्फीयर के किसी मतलब एक आप पॉइंट चार्ज को, ठीक है ना, सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, स्फीयर ड्रॉ कर दो। उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट उस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा, और वो डिस्टेंस कितनी होगी? वो डिस्टेंस होगी स्फीयर की रेडियस के बराबर। वो डिस्टेंस होगी स्फीयर की रेडियस के बराबर। कोई भी पॉइंट उठा लेना। अब Q की वैल्यू सेम है, R की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू सेम, R की वैल्यू सेम, तो ऑब्वियस ही बात है के क्यू बाई आर हमें आता है। Q सेम रहेगा, R सेम रहेगा, तो K तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो V की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही आने वाली है। तो वो जो स्फेरिकल सरफेस होगी वो इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या है? वो इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो होती है प्लेनर, वो होती है प्लेनर। और एक केस में और प्लेनर होती है जब आपका पॉइंट चार्ज जो है काफी दूर हो, तो वहां पे जो आपको स्फीयर मिलेगा कुछ इस तरीके का स्फीयर मिलेगा। अब अगर आप इस छोटे से पोर्शन को देखेगा ना, तो ये लगभग आपको क्या मिलेगा? प्लेन ही मिलेगा। तो जब आप पॉइंट चार्ज से बहुत दूर चले जाते हो, पॉइंट चार्ज से बहुत दूर जाके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हो, तो वो भी क्या होती है? प्लेनर होती है, वो भी प्लेनर होती है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां भी आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे मिलेगी? प्लेनर मिलने वाली है। साथ ही साथ जब दो डाइपोल क्या होता है सर? जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बहुत पास रख दिया जाता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनको पास रख देंगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है कुछ इस तरीके से बनती है। ये जो डायग्राम्स है डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था बना दो, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था बना दो, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कौन सा सही है। इसी तरीके से दो पॉजिटिव चार्ज को पास में रखेंगे, ठीक है, उनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। इनको प्लीज याद रखिएगा, इनको चारों के चारों डायग्राम को याद रखिएगा। किसके लिए है ये चीज भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इस बात का मतलब समझिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है। इसका इक्विपोटेंशियल मान लो 6 वोल्ट, इसका 7 वोल्ट। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों पे आ रहा है, ये किसकी बात मानेगा? ये किसकी बात मानेगा? तो कभी भी ऐसा केस बनेगा ही नहीं, कभी भी ऐसा केस बनेगा ही नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। तो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करती है, याद रखना बात को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको वर्क डन जो करना पड़ता है वो 0 करना पड़ता है। कैसे? बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल जो है सेम ही होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ठीक है, जो वर्क डन आता है उसको आप कैसे लिखते हो? वर्क डन को लिखा जाता है डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी इंटू क्यू लिखा जाता है, डेल्टा वी इंटू क्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डब्ल्यू बाई क्यू होता है डेल्टा वी, यानी कि वीपी माइनस वी आर आया था उसे डेल्टा वी लिख दो। तो जो डब्ल्यू है उसे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी इंटू क्यू। अब इन दोनों पॉइंट का वी जो है पोटेंशियल जो है सेम है, तो डेल्टा वी क्या आएगा? 0। अब डेल्टा वी 0 आएगा तो जो हमारा वर्क डन आएगा वो भी तो कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल सही बात है सेकंड पॉइंट, बट ये पॉइंट अपने को याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसका एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, एक कंपोनेंट तो चलो इधर को चला जाएगा, एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा। तो अगर आप किसी चार्ज को इस सरफेस पे इस पॉइंट पे मूव करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो नहीं सकता। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, जो कि हमेशा होता है। अगर कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो तो सैंपल पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन यहां से था, एक क्वेश्चन यहां से था। इस चीज को बड़ी ही अच्छे से याद कर लेना। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, उसका क्विक रिवीजन समाप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं वो सोल्व करवा दूंगा, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर है वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आप मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।